इसराइल को एक्सपोज किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पोस्ट लिखी थी उसमें उन्होंने इसराइल का नाम तक नहीं लिखा, अमेरिका और उसके इत्तेहादी। आपने गौर किया, इसराइल का नाम नहीं लिखा, हालांकि इसराइल ही ये जंग शुरू करवाने वाला था। ये पाकिस्तान ने बड़े सोच समझ के अपनी पोस्ट तैयार की जिसमें अमेरिका और उसके इत्तेहादी के तुम्हें तो हम किसी खाते में नहीं मानते, फारिग हो। यही वजह है कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की इस एफर्ट को तस्लीम किया। दुनिया के सारे जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनके सरबरा, प्रेसिडेंट हों, प्राइम मिनिस्टर हों, हमारे प्राइम मिनिस्टर को फोन कर रहे हैं। कभी आपने सोचा था इस तरह की इज्जत? दुनिया में इज्जत खूबसूरती से नहीं आ जाती, अच्छे स्टाइल मारने से नहीं आती, अच्छे काम करने से आती। तो मैं क्रेडिट दूंगा शहबाज शरीफ साहब की जो क्वालिटी है ना मुज़ाकरात को कामयाब करने वाली, वो काम आई है ना जी। हजरत ट्रंप को जितनी फूके चढ़ाई हुई थी शहबाज शरीफ साहब ने अमन के नोबेल प्राइज के लिए बार बार नॉमिनेट करना, और हजरत ट्रंप भी बार बार उसका बदला उतार रहे थे। कभी वो 6 जहाज गिराते थे, कभी 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो देखे शहबाज शरीफ साहब की वो एफर्ट्स काम आई है ना। अगर उस वक्त जिस तरह ये कह रहे थे, ये हमारे इरशाद भट्टी साहब भी कह रहे थे जी वो लाखों मुसलमानों का कातिल ट्रंप, यार आप ये बात कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुल्क का सरबराह इस तरीके से डील नहीं कर सकता। मुल्क के सरबराह ने तो ट्रंप के नाश्ते में भी जाना है, हजरत मुआज़ अल्लाह नहीं जाएगा। हाँ, उसके पास राइट मौजूद है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं इस तरह की चीजों को टाल सकते। तो अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए थे, तो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर की सुनी गई और हजरत ट्रंप ने एंडोर्स करके तारीफी कलिमात उनके लिए भी लिखे कि उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर और CDF की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये सब कुछ किया, और पूरी दुनिया मान रही है जी। पहले ही दिन $3.5 ट्रिलियन की इकॉनमी जो है वो बहाल हो गई सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट करने के ऊपर। यानी पाकिस्तान दुनिया में कहां था और अल्लाह ताला ने क्या इज्जत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया के भी जो न्यूट्रल सहाफी हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो भी मान रहे हैं, पूरी दुनिया मान रही है, सवाए चंद एक भगोड़े यूट्यूबर्स के जो खुद भी मर रहे हैं और बाकियों को भी मरवा रहे हैं। तो उनको अल्लाह ताला ही हिदायत दे। इंडिया सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला मुल्क है, दुनिया का आबादी के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब के करीब आबादी है, चाइना को क्रॉस कर गए। चाइना 1 अरब और तकरीबन 42 करोड़ है, और इंडिया जो है 1 अरब 47 करोड़ हो चुका है। वहां पे तो आपने देखा LPG की लाइनें लगी हुई हैं, कुछ अरसा यही मामला रहा। तो ये तो आप एक फैक्टर देख रहे हैं, और कई चीजें हैं जिसका इफेक्ट इन सब तक पहुंचेगा। खाद नहीं पहुंचेगी, किसान जो है फसल नहीं उगा सकते, लोगों को भूखे मारना है। खाद जाहिर है उसी रास्ते से ही पहुंचनी है ना, वो रुक जाएगी। मैंने पिछली वीडियोस में काफी इस तरह के फिगर्स पेश किए थे, आज वो टॉपिक नहीं है। आज मैं अपने जो महबूब मुफ्ती हैं हजरत मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उनका जुमला कोट करूंगा, सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा, बल्कि मैं इसमें वैल्यू एडिशन करता हूं, सवाए डिजिटल बंदरों के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सवाए हराम खोर यूट्यूबर्स के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इवन PTI के भी जो चंद एक समझदार लोग हैं, अगरचे समझदार लोग इनमें कम ही हैं क्योंकि वो यूट्यूबर्स ने इनका दिमाग खराब कर दिया है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशियां मना रहे हैं। बाकी भी समझ ले लें और अकल के नाखून लें। और फिर मैं वही बात करूंगा, मुझे बताएं माजी में जब इमरान खान साहब ने UNO में तकरीर की थी तो हमने उसको सपोर्ट किया था कि मुसलमानों का मुकदमा पेश किया। उस वक्त उनके मुखालफिन जो पॉलिटिकल लोग थे वो कहते थे कि जी इस तकरीर करने से कश्मीर फतह हो जाता है, यही कहते थे ना। तो हम उनको भी बताते थे कि यार कश्मीर तो फतह नहीं होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी एफर्ट है कि एक इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर इस्लाम का मुकदमा UNO में पेश कर रहा है पूरी दिलेरी के साथ। आज हम उसी प्राइम मिनिस्टर की मोहब्बत में लोगों को गुमराह करने वाले हराम खोर यूट्यूबर से, डिजिटल बंदरों से कहेंगे कि अल्लाह के बंदो, उसी एनालॉजी पे अब ये जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान को इज्जत मिली है मानो, अब वो कह रहे हैं जी इस तरह करने से कोई फिलिस्तीन आजाद हो जाएगा। जी बिल्कुल आजाद हो जाएगा, जिस तरह UNO की तकरीर करने से कश्मीर आजाद हो गया था। लो सामो, फक्की का जवाब फक्की से। जब तक अपनी शक्ल ना दिखाई जाए उस वक्त तक बात समझ नहीं आती। उस वक्त इमरान खान साहब के मुखालफिन गलत बात कर रहे थे, आज इमरान खान साहब के मानने वाले गलत बात कर रहे हैं। हम कहते हैं उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ किया उससे पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत में इजाफा हुआ, और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ किया उसकी वजह से भी पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत में इजाफा हुआ। हम तो एक ही जगह खड़े हुए, उसी नजरिए के ऊपर खड़े हुए। आप भी होश के नाखून लें, खुसूसन इनका तो इलाज कोई नहीं है, लेकिन अवामुन नास जो PTI के सपोर्टर हैं, मैं उनको कहूंगा कि खुदा के लिए, और मेरे ख्याल है ये इस एपिसोड के बाद कुछ तो 10 मई 2025 की जंग के बाद लोगों को समझ आ गई थी, और अब तो उन लोगों को भी समझ आ गई है जो बूढ़ी हड्डियां जो हैं पहले हिलने वाली नहीं थी, अब उनको भी समझ आई है कि नहीं यार, हमें वाकयातन डिजिटल बंदरों ने गुमराह कर दिया।
गलत ट्रैक के ऊपर चढ़ा दिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस शर में से ये खैर भी निकला है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये डिजिटल बंदर ईरान से ज्यादा ईरान के वफादार बने हुए हैं, अंदाजा करें। कहते हैं जी ईरान को पाकिस्तान ने मरवा दिया। ईरान के अवाम सड़कों पे निकले हुए हैं पाकिस्तान के झंडे उठा के, उनकी पार्लियामेंट में नारे लग रहे हैं तशक्कुर पाकिस्तान के। उनके वजीर खारजा अब्बास अरागची साहब पोस्ट लगा रहे हैं एक्स पे, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अभी तो कल एक मैंने वो सॉन्ग देखा है ईरान का, जिसमें उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर की, फील्ड मार्शल की तारीफ की है और उन्होंने कहा कि हमारे जख्मों के ऊपर मरहम अगर किसी ने रखा है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रखा है। लेकिन यहाँ पे हरामखोर यूट्यूबर आपको बता रहे हैं नहीं नहीं, ईरान को नहीं पता, हमें ज्यादा पता है। हालांकि इन बेचारों के नजरियाती होने की टोटल उम्र जो है ना 2-2.5 साल है, और ये हमें बता रहे हैं कि आइन की पासदारी क्या है। जिन्होंने 2014 के धरने सपोर्ट किए हुए हैं वो हमें बता रहे हैं कि जी आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। खुद एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार जो बने रहे पूरी जिंदगी, अब ठुड्डा पड़ा है तो नजरियाती हुए हैं, और ताजा नजरियाती हुए हैं और बाकियों को गालियां निकाल रहे हैं और पाकिस्तान के मुखालिफ हुए हैं। ये अपनी अकल इस्तेमाल करें, किस तरफ आप कौम को लेके जा रहे हैं। हालांकि कौम को अब पता चल गया, बड़े कट्टर किस्म के लोग मैंने देखा है कि वो भी, उनके कट्टर भी टूट गए हैं ये जो हरकतें इन्होंने इस वक्त की थी। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं लोगों को इस हवाले से गाइड करूं। और 2 नंबरी की इंतहा देखें, हमारे जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं ये सैयद हैं आसिम मुनीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। ये जब आर्मी चीफ बनने वाले थे तो इन्हीं लोगों ने वो फैज हमीद के साथ मिलके सऊदी अरब को खत लिखा कि एक शिया को बनाने लगे आर्मी चीफ, तो आप कुछ कर लें, ये ईरान के साथ मिल जाएगा जाके। फिर हमारे मुज़ाकरात के जो बादशाह हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अरबियों को बताया नहीं ये सुन्नी है, और इनके वालिद साहब देवबंदियों की मस्जिद के खतीब थे और वो कॉलेज के प्रोफेसर भी थे और फी सबीलिल्लाह वहाँ खिताबत करते थे। तो सुन्नी है और सुन्नियों में भी देवबंदी वाला वर्जन है जो अहले हदीसों को भी पसंद आएगा, बरेलवियों वाला वर्जन नहीं है। खैर अब तो वो इससे भी निकल चुके हैं अल्लाह के फजल से। तो फिर सऊदिया ने प्रूव किया तो ये आर्मी चीफ लगे। अब जब लग गए तो अब ये कह रहे हैं ईरान वालों को कि ये जो है सऊदिया का पिट्ठू है। पहले सऊदिया वालों को कह रहे थे ये शिया है, आप देखें एक टिकट में ये 2 मजे करते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जेन जी हमारी जो है ना बेचारी, जिनको इन्होंने ज़ोंबीज बना दिया हुआ है इस तरह की बातें बता के, तो ये कोई पुराना मामला नहीं है। ये पिछले 3-4 साल में आप देख लेंगे तो आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा ये कैसे गुमराह करते हैं। फिर हमारे जो भाई हैं इकरारुल हसन साहब, वो तो इनके पॉलिटिकल झूठ भी पकड़ के अपलोड करते रहते हैं। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ उतनी बात करूंगा जो हमारी स्टेट से मुतल्लिक है। बाकी इनकी सियासत आपस में एक दूसरे को जो मर्जी कहते रहे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। पहला स्टेप तय हुआ था 10 मई 2025 को, बुनियानुम मरसूस मार्के हक में कामयाबी, और दूसरा स्टेप ये 10 अप्रैल को जो ये इस्लामाबाद टाक शुरू हुई हैं, जो वक्ती तौर पे भी तो जेडी वैंस वापस चले गए, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ मामलात जाएंगे। और मैं आखिर में इसी कॉन्टेक्स्ट में इनको सिर्फ वही आयत रेफर करूंगा, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। देखना किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम इंसाफ का रास्ता छोड़ दो, इंसाफ का रास्ता इख्तियार करो, यही तकवे के करीब है। तो मैं पीटीआई के सपोर्टर्स को कहूंगा कि आप स्टेट के खिलाफ ना हो, इन यूट्यूबर्स, डिजिटल बंदरों, हरामखोरों के हत्थे चढ़ के। ये खुद भी जलील हुए हैं और इस दफा तो बहुत ज्यादा जलील हुए हैं। आप देखें, आप ये लोग पोस्टर लगाते हैं, नीचे लोग इनकी असलियत खोल के बता देते हैं कि क्या है। अल्लाह का शुक्र है पहले मेरी जैसी चंद आवाजें थी जो भांप गए थे कि ये यूट्यूबर्स किस तरीके से पीटीआई के मानने वालों को गुमराह करके और इमरान खान साहब को अंदर रखवाने की ख्वाहिश में अपने डॉलर्स जो है वो पक्के करवा रहे हैं। और ऊपर से वो, जिस तरह आपको पता है फिल्मों में भी एंड पे पता चलता है कि जिसको आप हीरो समझ रहे होते हैं वही विलन निकलता है। तो ये पीटीआई के केस में ये विलन है, ये हरामखोर डिजिटल बंदर यूट्यूबर्स दाढ़ियां रख के झूठ बोलते हैं और इनको कोई हया नहीं आती और कोई माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होता, और इस तरह बैठे होते हैं। अभी ये आप देखें, ये इस तरह आपको खबरें बताएंगे जिस तरह जेडी वैंस के साथ ये बैठे हुए थे, इस तरह खबरें बताएंगे। ऐसी ऐसी खबरें लेके आते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है, और वो अपनी ख्वाहिशात को खबर बनाते हैं, फिर लोगों को पाबंद करते हैं और कभी अपनी पुरानी स्टोरी के ऊपर माजरत भी नहीं करते कि हमने जो कुछ किया था पहले वो गलत आपको बताया था, गलत फहमी हो गई थी, माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं होते। उल्टा जो सही बात बताता है उसको कहते हैं जनाब ये जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बना हुआ है, इसको जी वो निकाला है जी डील करके इंजीनियर साहब को जी। और मैं और इमरान खान और नवाज शरीफ, इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं भाई। ये लोग मर जाएंगे तो बस भुट्टो जिंदा रहेगा, सिंध के अवाम मर जाएंगे। हाँ, इमरान खान मर जाएगा, वो जिंदा रहेगा, केपी के अवाम मर जाएंगे, ठीक है, उसी गुर्बत में। लेकिन इंजीनियर की लेगेसी मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, ये खत्म नबूवत की लेगेसी है। ये इंजीनियर तो खादिम है एक, मेरा कोई इनसे कंपैरिजन नहीं बनता।
और ना हम किसी के एजेंडे पे काम करते हैं और ना मुस्तकबिल में करेंगे। जब लोगों के पास दलाइल खत्म हो जाते हैं, अब ये वो जो हजरत मुआज़ अल्लाह वो भी बार बार जी इसको इमरान खान के खिलाफ बोलने के लिए निकाला गया, हमें पता है हमने क्या तकलीफ काटी है, अल्लाह ना करे किसी को ये तकलीफ काटनी पड़े, ठीक है, और मुसलसल कितनी काट रहे हैं। अगर मैं हकायक बयान नहीं करूंगा तो लोग हमारी बात को वैसे रिजेक्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन के मामलात में अपनी चीजों को बयान करते हैं और पॉलिटिक्स में कभी लुचफराई नहीं किया। जी इंजीनियर साहब पॉलिटिकल बातें ना करें, अल्लाह के बंदो तुम लोग मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाओ तो मैं जवाब ना दूं। 2023 में तुम लोगों ने कहा कि इंजीनियर साहब को इन्होंने ना एक पोस्ट ऑफर की है, इसलिए इंजीनियर साहब जो है वो फलां यूट्यूबर को हाईलाइट कर रहे हैं। वो आदिल राजा ने खबर दी, वो भी झूठी निकली, और अभी भी ये सारी खबरें इनकी झूठी निकलती हैं वक्त के साथ साथ। और मेरी बदवामा लग गया जाए, मैं इन्हां तभी करूते नाजला पड़ी हुई है, ज़हन च रखना। हाँ, जिस ते पड़ी है ना और जलील हो रहे हैं, इंशाल्लाह आंदा भी जलील होंगे इंशाल्लाह ताला। आखिरी इल्मी पॉइंट बाकी है, लेकिन तफसील में जाने से पहले एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाईन इला यौमिद्दीन आमीन। आखिरी इल्मी पॉइंट नंबर 5, वो मेरे भाइयों इस जंग का अब मुस्तकबिल क्या है, जो वक्ती तौर पे 15 दिन के लिए रुक गई और इस्लामाबाद टॉक्स भी शुरू हुई हैं। आज सुबह के वक्त पता चला कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के जेडी वेंस, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखने के बाद अपनी टीम को लेकर वापस चले गए हैं। अब ईरान ने आगे डिसाइड करना है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं और पूरी इंसानियत इस तकलीफ से बिलउमूम और मुसलमान बिलखुसूस निजात पाएं, आमीन। इस पूरे मामले में जो असल रुकावट है वो है इसराइल, जो वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप के लोगों ने एक यूरोपियन बदमाश हिटलर के गुनाहों का कफारा इस एतबार से अदा किया कि उन्हें लाकर फ़िलिस्तीन में आबाद कर दिया, बजाय इसके कि अपने मुल्कों में कोई जगह देते। पूरी दुनिया से यहूदियों को बुला के इसराइल में आबाद किया। और जाहिर है कि इसका आगाज़ वर्ल्ड वार 1 के बाद हुआ, जब 1918 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुई। रॉस चाइल्ड जो फैमिली थी, जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी, उनके साथ जाहिर है ग्रेट ब्रिटेन ने एक एग्रीमेंट किया कि आपको एक रियासत बना के देंगे। 1948 में वो रियासत बन गई और उस वक्त मुसलमानों ने कोशिश तो की लेकिन कामयाब नहीं हुए। फिर 67 में दोबारा कोशिश की, इसराइल अकेला सारे अरब मुल्कों पे भारी पड़ा। ये मैंने हिस्ट्री कई दफ़ा बयान की है। बहरहाल इस वक्त तो अमेरिका उसकी पुश्त पे है और हालात जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़ाहिर है वो एक ताकत हासिल कर चुका है। इसी वजह से मुसलमान मुल्कों में ये जुर्रत नहीं है कि वो उसका मुकाबला करें। ज़ाहिर है उसके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है और सिर्फ जुबानी कलामी बातें करने से तो मामलात हल नहीं होते। आप बैटल ऑफ पिरामिड्स लिखें जाके गूगल पे, तो आज से आलमोस्ट कोई 225 साल पहले एक जंग हुई थी जिसमें नेपोलियन ने मिस्र की ममलूक एम्पायर को ख़त्म कर दिया सिर्फ 40 मिनट की जंग में। वो बेचारे पुरानी जंगें लड़ रहे थे कि इधर से सपा सलार जो है वो तलवार लेकर आया और वो ललकार रहा है मुखालिफ सपा सलार को। और भाई ये हज़रत खालिद इब्न वलीद के ज़माने में तो दुरुस्त था, सामने से रोमन जनरल ने भी तलवार लेकर ही आना था, लेकिन यहाँ ये हुआ कि सामने से तलवार नहीं निकली। नेपोलियन ने ऑर्डर किया, उन्होंने फायर खोल दिया, वो बड़ी गनें लेके आए हुए थे। 40 मिनट के अंदर हजारों मुसलमानों के फौजी शहीद कर दिए और जंग जीत ली 40 मिनट के अंदर। बैटल ऑफ पिरामिड्स आप लिखें, ये वही अयूबी डायनेस्टी में से चल रही थी ममलूक एम्पायर जो खत्म कर दी। तो जाहिर है असले के बगैर ये मुमकिन नहीं है। मैं बारहा इसको टॉपिक बनाता रहता हूँ, कुरान पाक की वो आयत कोट करता रहता हूँ, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल। खूब तैयारी करके रखो आलाते जंग के जरिए और पले हुए घोड़ों के जरिए अपने मुखालफीन के खिलाफ। उस जमाने में पले हुए घोड़े थे क्योंकि ऊंट के मुकाबले पे वो तेजी से हमला करके वापस आ सकते थे। इस जमाने में जाहिर है लेटेस्ट जो असला है, एयरफोर्स तो इतनी डोमिनेंट है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, सही मुस्लिम में हदीस है, आगाह हो जाओ ताकत फेंके हुए हथियारों में है, ताकत फेंके हुए हथियारों में है। ये कैंट एरिया में आपको आर्टिलरी जहाँ पे होगी ना, वहां पे आपको ये हदीस लिखी हुई नजर आएगी। आज भी वैलिड है। उस जमाने में तीर थे, आज के जमाने में मिसाइल हैं, एयरफोर्स है, ताकत फेंके हुए हथियारों में। तो ये तो आपने तैयारी करके रखनी है, इसके बगैर आप जंगों को नहीं जीत सकते। फजाए बदर पैदा कर, फिर वो शेर सुनाना शुरू कर देते हैं, अल्लाह के बंदो फजाए बदर क़यामत तक दोबारा पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि फजाए बदर के पैदा होने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मैदान जंग में मौजूद होना जरूरी है। अगर ये पैदा होनी होती तो जंग यरमूक में पैदा हो जाती,
रोमन एम्पायर के खिलाफ हजारों मुसलमान शहीद हुए, फिर जाके जंग जीती। और उसके बाद जो कादसिया हुई है 8,500 मुसलमान शहीद हुए, कई हाथियों के नीचे आके शहीद हुए हैं। कोई फजाए बदर नहीं पैदा हुई, ये ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकले। वो नबी इस्लाम का प्रोटोकॉल था, मोअज़ात थे। उसके बाद आपने एफर्ट पुट करनी है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह ताला की गैबी मदद इस हवाले से आएगी जब आप अपनी एफर्ट पुट करेंगे। सलाउद्दीन अय्यूबी के ऊपर जो फिल्म बनी है उसका एक क्लिप कितना वायरल है, मिलियंस ऑफ पीपल ने वो क्लिप देखा है, जिसमें उस वक्त का एक कोई जज्बाती मुसलमान आके उनको कह रहा है कि जी आप जो है वो बुज़दिली दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारे साथ है। उसने कहा जी अल्लाह हमारे साथ है, आप बुज़दिली दिखा रहे हैं। तो सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा कि अल्लाह पहले भी हमारे साथ था, हर दफा हमें शिकस्त हुई है। अगर मैं अपने फौजियों के लिए रिसोर्सेज मैनेज नहीं करूंगा तो मैं ये जंग नहीं लड़ सकता। और फिर उसने जंग लड़ के और बैतुल मक़दिस वापस लेकर बताया है। तो जज्बात की दुनिया से बाहर निकलें, अक्ल जो है इसको इस्तेमाल करें और जज्बात से मदद लें। आप जज्बात के घोड़े के ऊपर अक्ल की सवारी करवाएं और बागें जो है वो अक्ल के हाथ में हो, फिर आप इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। बहरहाल मुसलमान मुल्कों में से सिर्फ एक मुल्क है जो बेचारा थींदे थींदे थी गया, वो है UAE। वो प्रैक्टिकली इस वक्त बकौल हमारे भाई फैसल वड़ाई साहब के बेबी का बेबी बन चुका है। हाँ, इसराइल बेबी है अमेरिका का और UAE बेबी है इसराइल का। चाहते ना चाहते हुए, बदनीति नहीं है, बस थींदे थींदे थी गए। हम बड़े इंप्रेस थे इन लोगों की तरक्की से, आज वो तरक्की कहाँ पड़ी भी है। और मुझे दुख है, ज़हन में रखिएगा, आज भी ऑलमोस्ट 19 लाख पाकिस्तानी UAE में जॉब कर रहे हैं। हम नहीं चाहते उनकी जॉब्स खत्म हो, UAE फले फूले तरक्की करे, लेकिन होश के नाखून भी ले। अमेरिका के ऊपर अपना दिफा ना छोड़ दे, खुद भी कुछ करे।